ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। हम में से हर एक के दिल में न जाने कितनी इच्छाएं होती हैं। जाहिर है कि उन छोटी बड़ी इच्छाओं में से कुछ को हम जल्दी भूल जाते हैं, पर कुछ इच्छाएं हमें जिंदगी भर नहीं, जिंदगी के बाद भी याद रहती हैं। हाँ, कुछ इच्छाएं कभी नहीं मरती। ऐसी ही न जाने कितनी इच्छाएं हमारे इर्द गिर्द सायों की तरह मंडराती रहती हैं और हमें उनके होने का एहसास भी नहीं होता। पर जब ये एहसास हो जाता है तब पैदा होता है खौफ। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर बार आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आपबीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं रूपश्री और वो हमें सुनाएंगी अपने साथ घटी एक सच्ची घटना, जब वो अतृप्त इच्छाओं के भंवर में डूबती डूबती बची। शायद। मेरा नाम रूपश्री है। मेरे हस्बैंड आर्मी में डॉक्टर हैं। हमारी शादी के अभी 4 महीने ही बीते थे कि उनकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट के एक आउटपोस्ट में हुई। वहाँ कुछ नहीं था, लाइट भी नहीं थी, बस सिर्फ कुछ लोग और 1-2 कॉटेजेस। वहीं से 10-11 किलोमीटर दूर एक जगह है खिंजामणि। मेरे पति को ऑफिशियली वहाँ जाना था तो मैं भी साथ हो ली। वहाँ पैदल ही जाना पड़ता था। उफ, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी और कितना चलना है? कहा था थक जाओगी, रहने दो। एक फौजी की वाइफ होने से वाइफ फौजी नहीं हो जाती। वो देखो, वो ऊपर अपना जो नेशनल फ्लैग है ना, बस वहीं तक जाना है। ओह गॉड, वो तो अभी भी बहुत दूर है। अभी से थक गई? अरे हमारे देश के जवान दिन भर में 10 बार ऊपर से नीचे आते जाते हैं, पता है तुम्हें? हाँ, जाबाज सैनिक है हमारे देश के। पूरी दुनिया उनकी हिम्मत की दाद देती है। मैं फौजी ना सही, फौजी की पत्नी हूँ। अब तो वहाँ पहुँचने के बाद ही दम लूंगी, समझे? चलो। हम बहुत थक गए थे उस पोस्ट तक पहुँचते पहुँचते। वो जगह भी बहुत सुनसान थी। मैं जोश में वहाँ तक आ तो गई, मगर मुझको वो जगह अच्छी खासी डरावनी लग रही थी। आर्मी के गेस्ट हाउस में हमारे ठहरने की व्यवस्था थी। वहाँ का कुक एक गोरखा था जिसका नाम छोटू था। उस दिन शाम को ठंड बहुत बढ़ गई थी और मैं गेस्ट हाउस में अकेली थी। बुखारी, जिसमें लकड़ियाँ और केरोसिन डाल के जलाते हैं ताकि रूम गर्म रहे, उसकी आग कुछ कम होने लगी तो मैं पास पड़ी लकड़ियों से बुखारी को और तेज करने की कोशिश करने लगी, पर अचानक आग कुछ ज्यादा ही तेज भड़क उठी। ओह, ये आग तो भड़कती जा रही है। ओह गॉड, इतनी ऊंची लपटें। अब क्या करूं? कोई है? छोटू, छोटू! ये आग तो बाहर तक फैली। हेल्प! अच्छा हुआ मेरी आवाज सुनकर छोटू वहां आ गया। उसके हाथ में एक कंबल था। हटो हटो मैडम जी, हटो, संभाल के मैडम, ये अभी बुझाता हूँ। वहाँ पता नहीं, समझ नहीं। बुझ गया क्या मैडम जी? मैडम जी, आपको इधर का आग जलाना नहीं आता है तो काहे को जलाता है? मैडम जी, सब कॉटेज लकड़ी का है, आग लगता ना तो सब जल जाता।
गोरखा मुझ पर बहुत नाराज हो रहा था। एक्चुअली गलती मेरी थी, सो मैं उसे कुछ कह नहीं पाई, लेकिन गुस्से में उसकी आंखें कितनी लाल हो गई थी। मुझको लगा कि वो मुझसे बहुत नाराज हो गया। मगर तभी मैंने अंदर किचन से छोटू को विसिल बजाते हुए सुना। वो मस्ती से किसी गाने की धुन निकाल रहा था, तो मैंने भी हिम्मत करके, छोटू जी, अगर आपका गुस्सा उतर गया हो तो एक कप चाय पिला दीजिए। लाया मैडम जी, बस 5 मिनट। तभी बाहर डोर पे नॉक हुआ। मुझको लगा कि ये वापस आए होंगे। मैं खुश हो गई। छोटू जी, साहब भी आए हैं, उनके लिए भी एक कप चाय और बना लेना। मैं जो सामने देख रही थी उस पर चाहकर भी यकीन नहीं हो रहा था। सामने दरवाजा खोला तो सामने छोटू ढेर सारी लकड़ियां पकड़े बाहर खड़ा हुआ था। अगर ये बाहर था तो अंदर कौन था? सलाम मैम साहब, अभी थोड़ा लेट हो गया। मैं अभी बुखारी का आग जलाता हूँ। छोटू, तुम तो अभी अंदर किचन में थे ना? सीटी बजा गाना गा रहे थे ना? मैंने तुमसे चाय बोली, साहब आए। हाँ, क्या बात करती है मैम साहब, मैं कोई सीटी नहीं बजा। मुझे तो सीधा बोलना भी नहीं आता मैम साहब। मैं तो अभी आया आपके सामने। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। ये हो क्या रहा था? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? शाम को इनके घर आने पर मैंने सारी बात इनको बताई तो इन्होंने बस इसको मेरा भ्रम कह के टाल दिया। अगर ये भ्रम था तो आग से जलने का निशान मेरे हाथ पर अब तक क्यों था? कौन था वो गोरखा जिसने उस समय आकर आग बुझाई? मैं जितना सोचती जा रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। शाम को इनके एक फ्रेंड डिनर पर आए। हम सब डिनर कर रहे थे। खाना मजेदार बना है भाई। अरे आज समझ में आया भाई, आनंद छोटू के बनाए खाने में नहीं है, साथ मिलकर खाने में है। That's right. सच में खाना अच्छा बना था, क्योंकि पूरे एरिया में लाइट तो थी नहीं। बाहर मुझको हल्की हल्की चांदनी की रोशनी दिख रही थी। डिनर के बाद मैंने रजत से बाहर चलने को कहा तो रजत के दोस्त बोले, नहीं भाभी जी, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आप यहाँ अभी नए हो तो धीरे धीरे यहाँ के माहौल से वाकिफ हो जाओगे। ये इतने सारे घोड़े, ये कैसी आवाजें हैं भाई साहब? कुछ नहीं भाभी जी, वो पास के ही गांव के घोड़े हैं। अच्छा वो छोड़िए, खाने के बाद आप कुछ मीठा नहीं खिलाएंगे क्या? हाँ? हाँ, है ना, खीर। अभी लाती हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। मुझको न जाने क्यों ऐसा लगा कि भाई साहब को छुपा रहे थे, क्योंकि घोड़ों की आवाज सुन के मैंने उनके चेहरे पर एक डर सा देखा था। और जब वो जाने लगे तो हाँ रजत, एक बात बताना चाहता हूँ। ये पूरा इलाका बहुत सेफ नहीं है, खासकर रात में तो बिल्कुल भी नहीं। सो बी केयरफुल है, स्पेशली भाभी जी आप। और हाँ, रात में कोई भी डोर नॉक करे तो डोर न खोलिएगा। आखिर रजत के दोस्त ने ऐसा क्यों कहा? रजत ने इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, मगर मैं बिस्तर पर भी लेटकर ना जाने कब तक इसी उधेड़-बुन में रही कि वो घोड़ों की आवाजें क्या थी और छोटू किचन से बाहर कैसे आ गया। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। ओह, घोड़ों के पैरों की आवाज। रजत कहाँ हो तुम? रजत उठो, देखो ये आवाजें कैसी। मगर जब मैंने बिस्तर पर नजर डाली तो मेरे होश उड़ गए। रजत बिस्तर पर था ही नहीं। रजत कहाँ गए? ऐसा लगा मानो सारे घोड़े दौड़ते हुए गेस्ट हाउस के सामने ही आकर रुक गए थे। मैं बुरी तरह डर गई थी
और ये चिंता भी थी कि रजत कहाँ चले गए इतनी रात को। मैं ये सोचकर आगे बढ़ी कि दूर से झांक कर देखूं कि तभी कौन है? कौन है? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। कोई पागलों की तरह दरवाजे को पीटता जा रहा था। मैंने सोचा कि कहीं ये रजत तो नहीं, मगर रजत के पास तो चाबी है। वो भला दरवाजा क्यों पीटेंगे, वो भी इस तरह? मुझे रजत के दोस्त की बात याद आ गई। अरे हाँ रजत, एक बात बताना चाहता हूँ। ये पूरा इलाका बहुत सेफ नहीं है, खासकर रात में तो बिल्कुल भी नहीं। सो बी केयरफुल है, स्पेशली भाभी जी आप। और हाँ, रात में कोई भी डोर नॉक करे तो डोर न खोलिएगा। जो भी हो, मुझे दरवाजा खोलना ही चाहिए। ये सोचकर मैंने एक मोमबत्ती जलाई और मैंने जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक बस वीराना ही वीराना। फिर भी मैंने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? कौन है? फिर से दूर से आते हुए घोड़ों की आवाज सुनी, मगर ये क्या? हे भगवान, घोड़े के ऊपर तो कोई बैठा हुआ था। जैसे ही वो घोड़ा मेरे करीब आया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पर जो सवार था, उसका सर ही नहीं था। मैं वहीं जड़ सी रह गई। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था मुझे। उस बिना सर वाले घुड़सवार के हाथों में गन थी। क्या बताऊं, एक भयानक चीख मेरे गले के अंदर घुट के रह गई। मैं वापस बदहवास अपने कॉटेज की तरफ बढ़ी, मगर तभी मेरे पैरों से कुछ टकराया, जिसकी वजह से मैं गिर पड़ी। और उठकर मैंने हल्की सी रोशनी में जब उस चीज को देखा जिस वजह से मैं गिरी थी, तब मेरा खून ही जम गया। वो एक कटा हुआ सर था, मगर वो बोल रहा था, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैं रात भर बेहोश रही। जब सुबह होश आया तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। रजत टेंशन में मेरे हाथों को हाथ में लेकर मुझे निहार रहे थे, और छोटू वहीं पास खड़ा था। साहब जी, मेम साहब को होश आ गया। कैसा फील कर रही हो? हाँ, अब ठीक हूँ, मगर कल रात वो कौन था? वो रिलैक्स रूप, तुम रात में मुझे बाहर बेहोश मिली थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि रात को जो मैंने देखा उस पर यकीन करूं या उसको एक सपना समझकर भूल जाऊं बस। फिर मुझको याद आया कि रजत रात में कहीं गायब हो गए थे। जब मैंने इस बारे में रजत से पूछा तो कल बॉर्डर पे कुछ क्रॉस फायरिंग हो गई थी, एक सोल्जर इंजर्ड हुआ था, अर्जेंट कॉल थी, सो मैं तुमको बिना बताए ही चला गया था। मगर जब मैं वापस आया तो तुमको बेहोश पाया। लेकिन हुआ क्या था? फिर मैंने रजत को सारी बात बता दी, मगर वो तो ये सब मानने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए कहता हूँ, ज्यादा हॉरर फिल्म्स देखना बंद करो। दिन भर वही सोचती हो और फिर रात में सपने, यही सब चलता रहता है तुम्हारे। डरती रहती हो। वो घोड़े, वो सर कटा हुआ सिपाही, सब बकवास है। डॉक्टर, वो सिर कटा सिपाही, वो घोड़े बकवास नहीं है। What? क्या? हाँ, हालांकि हम पढ़े लिखे हैं, हमारा हक बनता है कि हम इन सब बातों को न माने, मगर ये सब उतना ही सच है जितना तुम दोनों का यहाँ मेरे सामने मौजूद होना। आपका कहने का मतलब क्या है भाई साहब? कल जो कुछ भी मैंने देखा वो सब सच था क्या? मेरा वहम नहीं? जी भाभी जी, बिल्कुल सच था। जो भी यहाँ पोस्टेड हैं वो सभी उन घोड़ों और सैनिकों को अच्छे से जानते हैं। आप भी जान ही जाते, मगर आपका सामना उन सैनिकों से ऐसे हो जाएगा मुझको पता नहीं था।
भाभी जी हमारी चाइना वॉर के समय की प्लाटून थी। चाइना ने हम पर धोखे से वार किया था और आधी रात को हमारे सोते हुए सारे सैनिकों के गले रेत दिए, एक एक को मार दिया। मगर उन वीर सैनिकों के शरीर तो मर गए, मगर उनकी देशभक्त आत्माएं आज भी यहाँ की रखवाली करती हैं। वो आज भी हमको चेतावनी देती हैं कि चाइना पर भरोसा करना ठीक नहीं। अब कोई सैनिक सोता हुआ ना रहे, इसलिए वो हमेशा सबको चेतावनी देती रहती हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। यही कारण है कि हमारे वीर सैनिकों के साथ उन पवित्र और बहादुर आत्माओं के कारण हमारा देश सुरक्षित है। इसका मतलब रात में मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरी नजरों का धोखा नहीं था। देखा रजत, वो सच में शहीदों की आत्माएं थी। मुमकिन है कि रूपश्री ने रात में कुछ ऐसे ही सोल्जर्स के ट्रूप को देखा होगा, पर अगर वो सोल्जर्स की आत्माएं थीं, तो वो कौन था जिसने रूपश्री को आग से बचाया? क्योंकि गोरखा छोटू तो लकड़ियां लेकर बहुत बाद में पहुंचा था। सोचिए,